नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र। तो चलिए पहले इसके नोट्स को देख लेते हैं। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों यथा हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है जिसे हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष को दायां तथा बायां आलिंद यानी एट्रियम और ऑरिकल कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय यानी वेंट्रिकल कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र यानी कार्डिक साइकिल होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से शिराओं के द्वारा वापस आता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़े में भेजता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। रक्त यानी ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्यों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु तथा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल तथा शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकों के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम या नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी लगभग 54 लाख प्रति घन मीटर रक्त, स्त्रियों में कुछ कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स कुल WBC का 60 से 70% तथा सबसे कम बोसिफिल्स होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट्स है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मीटर रक्त होती है। चलिए अब इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ये रहा हमारा फेफड़ा। ये हमारा फेफड़ा है जो ऑक्सीजन का, जहाँ पे हम हवा से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें फुफ्फुसीय धमनी यानी पुलमोनरी आर्टरी इसमें जा रही है और इधर से फुफ्फुसीय शिरा यानी पुलमोनरी वेन इधर से आ रही है। इधर देखिए दाहिना आलिंद और ये रहा बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ हो रही है इसमें। तो उच्च एवं निम्न महाशिरा है और इधर महाधमनी है। शरीर के विभिन्न भाग हैं, बॉडी के विभिन्न भाग में से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
मानव शरीर में रक्त प्रवाह का आरेखीय स्वरूप है। बेसिकली हमने देखा है, डिटेल से यहाँ देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा यानी बेन मैरो में विकसित होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। तिल्ली या प्लीहा स्प्लीन पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। श्वेत रक्त कणिकाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कणिकामय तथा कणिका विहीन। एसिडोफिलस और बेसोफिलस तथा न्यूट्रोफिलस कणिकामय रुधिर श्वेत रुधिराणु हैं, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकेमिया कहलाती है। इससे रक्त कैंसर भी कहते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं मानव रुधिर को। तो प्लाज्मा 75% और रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पसूल्स 45%। जल हो गया 91%, कार्बनिक पदार्थ हो गया अकार्बनिक पदार्थ, प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु यानी आरबीसी और श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी। कणिका में श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु को देखें तो ग्रैनुलोसाइट और एर्गोनालुसाइट, इओसिनोफिलस, बेसोफिलस, न्यूट्रोफिलस, इधर वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। बेसिक ऐसे ही इसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब प्लाज्मा और रुधिराणु के बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मानव रुधिर के ये सब घटक हो गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब बढ़ जाता है। सिंपल सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से लेकर 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब यानी डिएस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिमी एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिमी एचजी होता है। रक्त दाब को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टेनर ने 4 रक्त समूहों ए, बी, AB तथा O की खोज की। बाद में लैंडस्टेनर एवं वीनर द्वारा रीसस बंदर को RH के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों में उपस्थित लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, इसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी व एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है, परंतु एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा रुधिर को वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। किसी शरीर से बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। देखिए, रक्त प्राप्तकर्ता रक्त समूह, रक्तदाता समूह ए, बी, AB और O है। ए है तो चलिए ए को ए दिया जा सकता है, बी नहीं दिया जा सकता है, AB दिया जा सकता है, O नहीं दिया जा सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले को ए नहीं दिया जा सकता है, बी दिया जा सकता है, AB वाले को दिया जा सकता है और O वाले को नहीं दिया जा सकता है। अगर AB समूह वाले को ए ब्लड दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, बी भी नहीं दिया जा सकता है, AB दिया जा सकता है और O नहीं दिया जा सकता है, और O वाले को ए दिया जा सकता है। O वाला जो है ना, AB और O सबको जो है दे देगा ब्लड,
ठीक है ना। तो ये चलिए बेसिक चार्ट है, मैंने कुछ गलत भी बता दिया हो तो चार्ट से आपको ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिक चीज़ें जो है ना ब्लड के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए, वो ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए नॉर्मल चीज़ आगे देखते हैं। बर्नस्टीन 1924 के अनुसार ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतान में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार से होता है। पहले जब DNA का सिस्टम नहीं था ना तो इसी तरह से पता किया जाता था पैतृक कि कौन इसके फादर हैं कौन नहीं है। तो देखिए माता पिता के रुधिर वर्ग अगर O और O हैं तो संतान या तो हर हाल में O ही संभव है कि होगा, AB या AB नहीं होगा। अगर रुधिर वर्ग O और A है या A और A है तो O और A हो सकता है, B या AB B या AB कभी नहीं होगा। संतान में जो है ना या तो O होगा या तो A होगा, B या AB कभी नहीं होगा। अगर रुधिर वर्ग अगर O है और B है और B और B है तो संभव है कि O होगा या B होगा, ये संभव है, लेकिन A या AB कभी नहीं होगा। A और A ब्लड ग्रुप है माँ और बाप का तो O हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है या AB हो सकता है, ठीक है। और बाकी ये ब्लड ग्रुप कोई और ब्लड ग्रुप होने की संभावना काफ़ी कम होती है, हो सकता है लेकिन काफ़ी कम है। O और AB है तो A हो सकता है, B हो सकता है, O या AB हो जाएगा। A और AB है या B और या AB है या AB या AB है तो A B AB या फिर ये सब हो सकता है। O है असंभव होना। चलिए बेसिक देख लिया हमने। अब यहाँ पर ये खास है कि O और AB अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप है ना तभी A या B हो सकता है, O किसी भी हालत में नहीं होगा और AB किसी भी हालत में नहीं होगा। तो ये बढ़िया इस तरह का जो है ना ये जो है ये सिर्फ जो है ये अटकाव वाला मामला है, इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं थोड़े से। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। वृद्धों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र होता है। हृदय कब आराम करता है? देखिए 2 धड़कनों के बीच में जो है ना ये आराम कर लेता है, ठीक है ना। कई जगह पे इसका उत्तर आपको लिखा रहेगा कभी नहीं। इसको भी कई आयोग ने इसको सही माना है, लेकिन 2 धड़कनों के बीच में हृदय थोड़ा सा आराम कर लेता है। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें प्रकुंचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है तब धमनी की दीवार और रक्त के में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 प्रकुंचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? तो देखिए टांगों में दर्द हृदयाघात से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द, बाह में दर्द एवं झन्नाहट, पसीने एवं जी मिचलाना, ये सब जो है हार्ट अटैक का कारण है। पसीना एवं जी मिचलाना, बाह में दर्द और झन्नाहट और सीने में दर्द। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिचलाना, बाह में दर्द तथा झन्नाहट इत्यादि लक्षण हृदयाघात या हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयाघात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं? तो देखिए 1, 2 और 4, जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना। जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना, ये सब जो है हृदयाघात के लक्षण हैं। सिर में दर्द का इससे कोई मतलब नहीं है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए 4 कक्ष होते हैं हृदय में। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां आलिंद या एस्ट्रियम, कभी कभी इसे
ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि दो निचले कक्षों को दाया एवं बाया निलैया वेंट्रिकल्स कहते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। हृदय में उपजती है ये। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती है जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं। इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कने की दर के बराबर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो ये होता है 5 से 6 लीटर होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः यह 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है, जो संपूर्ण भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। ये एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा है लगभग, देखिए 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है ना, 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों ही दिया हुआ है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। रक्त होता है तो ये एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण ही होता है। हीम की वलय यानी रिंग में केंद्रीय भाग लौह आयरन का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम से लेकर 1000 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कुछ अम्लीय होता है, यह सही नहीं है। जो सही है उसको देखते हैं। यह लाल रंग का होता है। यह फेफड़े से कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन का वाहक होता है। यह ऊतकों से फेफड़े तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान होता है वो 7.1 से 7.4 के मध्य होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौ होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं ये नहीं होगा। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु तथा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल तथा शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है। इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ठीक है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अभी नहीं यार, ये दोबारा ये प्रश्न रिपीट हो गया, नहीं करता है प्रतिरक्षा प्रदान। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल यही है। वाइट ब्लड सेल प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो यह ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो ये होता है मायोग्लोबिन में।
मायोग्लोबिन नामक सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो देखिए केंचुआ में हो जाता है। केंचुआ यानी अर्थवर्म एक एनीलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रक युक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज का रंग होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज का रंग लाल उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकों के शरीर में होते हैं। मनुष्य में यह केंद्रक विहीन तथा इनकी औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है। शरीर में ये गैस के परिवहन का कार्य करती है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़े से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो ये होता है 120/80। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब डिएस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिलीमीटर एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, 120 मिमी/80 मिमी। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो देखिए यह स्फिग्मोमैनोमीटर। निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर को। किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है? तो इसका उल्लेख से Hg से तात्पर्य है। देखिए Hg का मतलब होता है मरकरी से, ठीक है ना, मरकरी का सूचक है ये। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है, जबकि कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप मापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब थोड़ा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्त दाब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्य रक्त दाब 120/80 होता है, किंतु इसमें अधिक होने पर रक्त दाब यानी हाई ब्लड प्रेशर, जबकि 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है, ठीक है। श्रीमती एक्स 90/60 भाई लो ब्लड प्रेशर है इनको। श्री एक्स 160/180 बहुत 120 बहुत हाई ब्लड प्रेशर है। श्री वाई 120/80 ये सामान्य है। श्रीमती वाई 140/100 ये तो ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है? तो देखिए श्री वाई का अभी हमने देखा। श्री वाई का रक्तदाब ब्लड प्रेशर सामान्य है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य का जो है 120/80 होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो देखिए ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप मापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mmHg है, इसका अर्थ यह है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है।
रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप होता है 760 प्लस 120 बराबर 880 mmHg। निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। तो देखिए ये है ओ जो है ना वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है ना। ओ वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है। अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते हैं। अतः वर्ग ए बी सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो देखिए ये होता है ओ। किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता को हो सकता है? तो वो हो सकता है ओ। अभिकलन ए और प्रसारण आर को देखते हैं, मतलब एसर्शन ऑरिजिन को देखते हैं। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। सही बात है भाई, होते हैं। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। एकदम गलत बात है, ठीक है ना। तो ए सही है और आर पूरी तरह से गलत है। इसका चलिए डिटेल देख लेते हैं। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता है। अतः ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी वर्ग होगा उससे ले सकता है। ये ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति कभी कभार सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि भाई सबसे ले सकते हैं ना वो ब्लड को, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, चिकित्सक ब्लड चढ़ाने की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए: पत्नी ओ, भाई ए बी, पुत्र ए, पुत्री ओ। तो अब इसमें से कौन उनको रक्त दे सकता है, ठीक है ना। कौन सा व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं? देखिए पत्नी ओ है वो रक्तदान कर सकती है, पुत्र ए भी रक्तदान कर सकता है और पुत्री ओ भी रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन भाई ए बी जो है ना वो रक्तदान नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह ए या रक्त समूह ओ के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ओ निगेटिव दिया जा सकता है। ओ निगेटिव सबको दिया जा सकता है। 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। जहां रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है वहीं रक्त समूह बी में बी एंटीजन उपस्थित रहता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह में मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त अस्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चूँकि ओ निगेटिव समूह के रक्त में न तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है और न ही RH फैक्टर, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होगा। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो देखिए ओ और
ओ जिसका RH फैक्टर निगेटिव हो, ओ निगेटिव बोल लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो ओ जिसका RH फैक्टर निगेटिव हो, ओ निगेटिव दिया जा सकता है। रक्त समूह की खोज की, तो ये खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से, तो ये है बंदर से। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त समूह कौन सा है? देखिए, O पॉजिटिव होगा, A और B है और O नहीं है तो O पॉजिटिव होगा गोद लिए हुए का। सिंपल है। देखिए, दंपति ने एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव तथा दूसरे का O नेगेटिव होने पर उनके जुड़वा पुत्रों के रक्त वर्ग A पॉजिटिव या B पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीसरे गोद लिए हुए पुत्र का वर्ग O पॉजिटिव है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? देखिए, O हो जाएगा। यदि जनक यानी पेरेंट्स में पिता का रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप A है तथा माता का रक्त वर्ग O हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग O अथवा A होगा। बर्नस्टीन ने पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण होता है, अतः यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के लिए रक्त का pH स्तर क्या होता है? यह होगा 7.35 से 7.45 के बीच में। रक्त का सामान्य pH स्तर 7.35 से 7.45 के मध्य अर्थात 7.4 होता है। एसिडोसिस एवं अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का pH स्तर इस सीमा से बाहर होता है। रक्त का pH मान है तो यह है 7.4। मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान है तो यह है 7.4। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन यानी एंटीजेंट्स वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। प्रतिजन दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में उपस्थित होते हैं, A तथा B। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, A रोधी यानी एंटी A और A तथा B रोधी यानी एंटी B और B, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? तो वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ये करता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल। देखिए, WBC है ना यानी वाइट ब्लड सेल है, वो विशेष रुधिर कणिकाएं होती है जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से बचाती है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है तो ये कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट से। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होता है जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करता है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक कुल वाइट ब्लड सेल्स का 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक ओर कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये प्रायः रक्त के संचालन में भी सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो ये करता है लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? देखिए, ये होता है, देखिए इसका
मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा और तिल्ली दोनों दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए इसका डिटेल से भी पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। प्रतिरक्षा यानी असंक्रमणता का सर्वाधिक संबंध है, तो यह लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, तो यह है रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हीमाटोक्रिक रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स बिंबाणु की उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, ये होता है 0.007 मिमी होता है इसका। श्वेत रक्त कण यानी WBC प्रायः मनुष्यों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिकामय तथा कणिका विहीन। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिनका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, तो ये कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की संख्या सर्वाधिक से अधिक बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, तो ये मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर इसे सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा यानी बेन मैरो में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, तो ये होता है प्लीहा में यानी स्प्लीन में। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ये किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम यानी 0.1 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर तक बढ़ जाती है, जिसमें मधुमेह का रोग हो जाता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है, तो ये कहलाती है हृदय धमनियाँ। हृदय यानी हार्ट को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ हृदय धमनियाँ यानी कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, जो कि शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें 2 आलिन तथा 2 निलय पाए जाते हैं, जबकि फुफ्फुस धमनियाँ हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो यह है थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें 3 चरणों में बांटा गया है। इसमें अंतिम चरणों में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण हावेल ने दिया था। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो यह है रक्त जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो यह होता है 90%। रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें संपूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है।
प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% अंश जल का होता है तथा शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, इतना पढ़ चुके हैं तो सही कथन को हम लोग आराम से पकड़ लेंगे। तो धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत है ये बात। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। ये भी गलत है, ये भी जो है ना वो गलत है। चलिए आगे भी देखते हैं। देखिए उत्तर पे ही पहुंच गए हैं तो हम लोग उत्तर ही देख लेते हैं। थीरा रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रक्त में श्वेत रुधिराणुओं यानी वाइट ब्लड कॉप्सूल्स यानी WBCs या ल्यूकोसाइट्स की तुलना में बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या लाल रुधिराणुओं की अपेक्षा कम होती है। लाल रुधिराणुओं की औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त या स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त। श्वेत रुधिराणु 5000 से लेकर 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। एसर्शन और रीजन है। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, किया जाता है, अच्छी बात है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदन हो जाता है। देखिए ए सही, ए और दो दोनों सही है और आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ना, ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए हाँ, ए इसका उत्तर है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। किस देश के वैज्ञानिक ने एक कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज का विचार किए बिना दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है, किसी किस्म के मरीज को दिया जा सकता है? तो ये बनाया है ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का है और इसे ठंडी जगह में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है। चलिए, यह प्लास्टिक का रक्त भी इंसानों को चढ़ेगा। तो ऐसे ही और चीज़ें हमें इन फ्यूचर में देखने को मिलेगी। अगला जो हम लोग चैप्टर करेंगे ना साइंस का, वो करेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और बस क्लासेस हमेशा आती रहेगी और इतना मटेरियल होगा कि प्री तो नहीं छूटेगा यहाँ से। मेंस के लिए मैंने मटेरियल नहीं बनाया है अभी तक, लेकिन प्री के लिए मैंने पूरा पर्याप्त मटेरियल इस चैनल पे दे दिया है। BPSC का प्री नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।